ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी पावर, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 और टाइम की पावर -2 है, तो नहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी पावर में अगर एक्सप्रेस कर दे तो इसी को डायमेंशन बोलते हैं। जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को तो मास ही लिखेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख दिया। तो हमने यहाँ पे फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी पावर में कन्वर्ट कर दिया है। सेम ऐसे ही वर्क को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी पावर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सभी डायमेंशन है। इसके बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले इन सभी का हमें सिंबल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मास की जो डायमेंशनल सिंबल है वो m है। मास का सिंबल m है। लेंथ का सिंबल हो जाता है कैपिटल L। टाइम का सिंबल हो जाता है कैपिटल T। और करंट का सिंबल हो जाता है मान लो A। तो ये मेनली 4 सिंबल ही यूज होंगे, तो 4 सिंबल ही बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ले रखा है, तो एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट तो एक तरीके से क्या होता है, लेंथ होता है, और टाइम ही है। तो जब एक्सेलरेशन का हम डायमेंशन लिखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को उनके सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है L, तो L की पावर 1 और टाइम T की पावर -2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी नहीं बताया है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी तुम्हें इन सभी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर इनके फॉर्मूले पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम L से डिनोट करते हैं। अगले स्टेप में वेलोसिटी को ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट करा और टाइम को T से, तो ये हो गया L T की पावर -1। सेम ऐसे ही फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स को हमने पहले ही फंडामेंटल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हमें बस इसका क्या पुट करना है, सिंबल पुट करना है। मास का m, डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T -2। ऐसे ही वर्क का भी हमें डायरेक्ट सिंबल पुट करना है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मास का m कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट का L2 और टाइम का T -2। देखो वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। एनर्जी आ गई तुम्हारी काइनेटिक हो गई या पोटेंशियल हो गई, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि सभी की यूनिट जूल होती है और जूल को हम ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ चीजें और बता देता हूं तुम्हें इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़ लेते हैं हम टॉर्क तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF sin थीटा। अच्छा, यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी ऐसा एंगल आ जाए, ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल आर डायमेंशन लेस। ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं। और अगर किसी में अलग से थीटा आ जाए, थीटा इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो टॉर्क का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे तो टॉर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला में सिर्फ R लेंथ है तो उसको L लिखेंगे। फोर्स का MLT -2, यहां से हमने फोर्स का निकाल लिया है। और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, तो टॉर्क का डायमेंशन आ जाएगा ML2 T -2। अब टॉर्क का और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कोई 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज बताओ जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ऐसे ही और फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारे पास, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। जैसे मान लो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स बाय एरिया होता है। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और यंग्स मॉडुलस क्या होता है। अच्छा, पहले यही बता दें तुम्हें, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि ऊपर MLT -2 आ जाएगा, नीचे L2 आ जाएगा। तो ये तुम निकाल सकते हो, MLT -2 और नीचे L2, तो ये हो जाएगा ML -1 T -2। तो स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। इसके बाद 1-2 डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के एग्जाम्पल बता दो। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है बताओ।
तो स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल या डेल्टा एक्स बाय एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ यानी यूनिट इनकी कट गई तो स्ट्रेन आ गया डायमेंशनलेस। स्ट्रेन के बाद सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। तो यहां से हम सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। फोर्स का होता है mlt-2, अभी हमने निकाला था, लेंथ का l, तो ये l से l कट जाएगा, mt-2। ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी मेन तुम्हें क्या पता होना चाहिए? मेन इसमें हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें सभी फॉर्मूलेस पता हैं तो हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या करना है? उन सभी जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना है, फिर सिंबल में पुट कर देना है उसको। तो यहां से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद अभी लंबा चलेगा ये टॉपिक। डायमेंशनल फॉर्मूला में इसमें अभी हमें कुछ चीज़ों के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। जैसे मान लो फोर्स दे रखा है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। ये मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दे दिया। यहाँ पे हमें G का डायमेंशन निकालना है। G का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? दोनों साइड डायमेंशन पुट कर देंगे, F में भी और यहाँ भी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख देंगे mlt-2। G को हम ऐसे ही रख देंगे डायमेंशन में, और ये मास है, मास का m होता है, दूसरा भी मास है, मास का m होता है, और नीचे रेडियस नहीं, यहाँ पे ये दो मासेस के बीच में डिस्टेंस होता है, यानी m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस है ये r। तो वो क्या है? लेंथ। तो ये चीज़ लेंथ है, तो यहाँ पे l का स्क्वायर आ जाएगा। तो mlt-2 l स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर, ये m और m मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गए। तो ये G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। एक m से एक m कटेगा, एक m ऊपर जाएगा, m की पावर -1 l3t-2। तो ये G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। G के डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद मान लो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और ले लेते हैं, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स, एक चार्ज q1 एक चार्ज q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। उसके बीच में ये फॉर्मूला है फोर्स का k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो इससे पहले हम तुम्हें चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बता देते हैं। चार्ज बाय टाइम क्या होता है? करंट। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो यहाँ पे टाइम और करंट दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट करना पड़ेगा। टाइम का t और करंट का a, तो at। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ta या at जो भी बोलो। अब यहाँ पे सभी डायमेंशन को पुट कर देना है हमें। फोर्स का पुट कर देंगे mlt-2 और k का डायमेंशन तो हमें निकालना है, तो k को अलग रहने दो। चार्ज का at, इस चार्ज का भी at और नीचे l स्क्वायर। तो mlt-2, ये l स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, a स्क्वायर नीचे और t स्क्वायर भी नीचे। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? m और l क्यूब, a की पावर -2 और t की पावर -4। ये आ गया k का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जिसमें हमें किसी भी एक क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डायमेंशन के आते हैं। डायमेंशन में पहले तुमने पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते कैसे, हमें नॉर्मली सबका फॉर्मूला पता होता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। उसके बाद कुछ कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है? ये बताता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं 10 मीटर प्लस 50 मीटर, हम मास में मास ऐड कर सकते हैं 1 kg प्लस 10 kg, हम टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। लेकिन कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि हमने 5 सेकेंड में 10 kg ऐड कर दिया हो या 10 kg में 50 मीटर ऐड कर दिया हो। क्यों? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं। उसी चीज़ पे ये टॉपिक बेस्ड है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो बता रखा है, ax² प्लस ba/t प्लस cb प्लस t। यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी है और t टाइम है। तो यहाँ पे हमें कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C इन तीनों का डायमेंशन निकालना है। इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो ये चारों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा सेम। तो इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं इक्वल कर देता हूं इस तरीके से। तो ये मैंने चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल लिख दिया है। अब
यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि हमें किस किस को कंपेयर करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करेंगे तब a निकलेगा। तो a स्क्वायर को कंपेयर कर दो t से, तो x तो लेंथ है और t टाइम है, तो a का आ गया t बाय एल स्क्वायर यानी t l की पावर -2। सेम ऐसे ही बी ए बाई टी, इसको कंपेयर करना पड़ेगा t से, तो यहां से b एक्सेलरेशन का होता है एल टी -2 और टाइम का t और इस टाइम का भी t, तो यहां से b का डायमेंशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाय एल टी -2 यानी t की पावर 4 l -1। सेम ऐसे ही सी वी को कर देंगे t से, दोनों का डायमेंशन सेम पुट कर दिया, c और v को लिख दिया एल टी -1 और उसको t, तो c इक्वल्स टू टी बाई एल टी -1, तो c का आ गया t2। इक्वेशन ये मैंने अपनी मर्जी से ले ली है, ऐसी कोई रियल में इक्वेशन नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए लीजिए। इसमें हमें p प्लस ए एक्स बाई टी स्क्वायर और v माइनस बी बाई एक्स इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे x दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और t दे रखा है टाइम, और यहाँ पर भी x डिस्प्लेसमेंट है, p प्रेशर है और v वॉल्यूम है। p प्रेशर है और v वॉल्यूम है, तो बहुत ही सिंपल है, p और a x बाई टी ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ए एक्स बाई टी स्क्वायर का होगा। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का लिख देंगे एम एल टी -2, एरिया का L2। ठीक है, इसके बाद A का तो हमें कैलकुलेट करना है, x का लिख देंगे L और इसका टी स्क्वायर, तो A को वहीं रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, एम एल टी -2 टी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल, तो ये L से L कट गया, तो m L -2 और t 0 1 हो जाएगा, m L -2 ये आ जाएगा A का डायमेंशनल फॉर्मूला। v माइनस बी बाई एक्स, v और b बाई एक्स ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इनका डायमेंशन भी सेम होगा, तो v और b बाई एक्स दोनों का डायमेंशन सेम पुट कर दिया। v वॉल्यूम है तो L क्यूब होगा, b का हमें नहीं पता, x का हमें L पता है, तो ये L की पावर 4, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L की। बाद कुछ इक्वेशन चेक करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि डायमेंशन को यूज करके हमें इक्वेशन चेक करनी है कि इक्वेशन सही है या नहीं है, तो जरा इक्वेशन भी चेक करके देख लेते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे s यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर तीनों, s यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो पहले s का निकालते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका सीधा l होगा। यू टी का निकालते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसका एल टी -1 होता है, और t टाइम का तो t होता है, तो एल टी 0 तो l हो जाएगा। उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, जब भी हमें इस टाइप का कांस्टेंट दिखे, हाफ 1 2 3 कुछ भी चीज, तो इसको डायमेंशन से हटा देना होता है, क्योंकि इसके कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा एल टी -2 और उसका t2, तो t -2 से t2 कट गया, तो यहाँ पे l बचा। तीनों के डायमेंशन देखो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। इसके बाद एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, तो चेक करना है हमें ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। हाफ मैंने भी बताया कि जो इस टाइप के कांस्टेंट आएंगे उनको डायमेंशन में पुट नहीं करना है, उनको हटा देना है। मास का m लिख देंगे, वेलोसिटी का लिख देंगे एल टी -1 और इसका स्क्वायर, और दूसरी साइड का बाद में करेंगे। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, m ये l स्क्वायर हो जाएगा, t -2 हो जाएगा, तो m l, ठीक है ये हमने लिख ही दिया है। mgh का कैलकुलेट करते हैं, mgh का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, मास का तो m ही रहेगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है एल टी -2, और h यहाँ पे हाइट है, हाइट एक तरीके से लेंथ है, तो इसका लिख देंगे l, तो m l2 और t -2, देखो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है। इसके बाद जरा एक इक्वेशन ये देखते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t बाय कैपिटल T, ये देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू।
तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड का चेक करते हैं y का डायमेंशन तो क्या होगा, लेंथ ही है। अब a साइन ओमेगा t बाई टी, इसका डायमेंशन चेक करना है, तो उससे पहले हम अंदर का एंगल का डायमेंशन चेक करते हैं, क्या अंदर का एंगल ठीक है या नहीं है। अंदर का एंगल चेक करेंगे तो ओमेगा स्मॉल t बाई कैपिटल T, तो ओमेगा चलो इसको ओमेगा की जगह कुछ और ले लेते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन 20 स्मॉल t बाय कैपिटल T, इसका डायमेंशन हमें चेक करना है। तो y इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, a एम्पलीट्यूड दे रखा है। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो है a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले LHS y का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, तो y तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, सीधा इसका L लिख देंगे। राइट साइड में पहले हम 20 स्मॉल t बाय कैपिटल T, 20 स्मॉल t बाय कैपिटल T, अंदर का जो एंगल है उसका डायमेंशन चेक करेंगे। तो स्मॉल t भी टाइम, कैपिटल T भी टाइम, तो टाइम से टाइम कट जाएगा, और 20 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन 1 आ रहा है। यानी कि साइन के अंदर का जो एंगल है वो डायमेंशन लेस आ रहा है, तो ये चीज़ एकदम करेक्ट है, क्योंकि अंदर का जो एंगल है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन को चेक करेंगे। सबसे पहले एंगल चेक करना होता है, फिर इक्वेशन चेक करते हैं। अब चेक करेंगे a साइन 20 स्मॉल t बाय कैपिटल T को, तो साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, तो इनको हटा देना है, सीधा a बचेगा। ये LHS लिख देता हूं, यहाँ पे RHS में सिर्फ a बच रहा है, और a क्या चीज़ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, कोई इक्वेशन होती है जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती है, जैसे कोई इक्वेशन होती है जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती है, जैसे 20 साइन 2t, तो यहां पे सबसे पहले तो LHS लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, y डिस्प्लेसमेंट है तो y का जो डायमेंशन होगा वो L होगा। राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालने से पहले हम अंदर का डायमेंशन निकालेंगे, अंदर का डायमेंशन यानी एंगल का डायमेंशन। 2t का डायमेंशन क्या आएगा, टाइम, तो थीटा का डायमेंशन, थीटा इज ऑलवेज डायमेंशन लेस, थीटा हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए, पर यहां पे थीटा डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे थीटा डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन डिराइव करना है डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके। डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके हमें रिलेशन निकालना है, तो देखते हैं, करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, ये इसका मास ऑफ बॉब, इसको स्मॉल m ले लिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को L ले लिया, स्ट्रिंग की लेंथ को, और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन इट्स मास ऑफ द बॉब, ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड एक तो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, तो लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, तो उसकी पावर को लेट कर लिया a। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब, इसकी पावर को ले लिया b। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर को ले लिया c। तीनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लिख दिया हमने यहाँ पे, ये मैंने बॉक्स बना दिया, दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो, इसके बाद जब हम इसका डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डायमेंशन पुट करेंगे तो कांस्टेंट तो डायमेंशन के बाहर आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कांस्टेंट को डायमेंशन में नहीं लिखते हैं, तो l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c, तो ये डायमेंशन से बाहर आ गया कांस्टेंट। अब टाइम का डायमेंशन t रहेगा, लेंथ का l ही होता है, मास का m ही होता है, और g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका LT-2 होगा। अब यहाँ पे l की पावर a, m की पावर b और यहाँ से l की पावर c और t की पावर -2c। अब यहाँ पे राइट साइड में हमें m और t दिख रहा है और l भी दिख रहा है, इधर m और l नहीं दिख रहा, तो अपनी मर्जी से m की पावर 0, l की पावर 0 ले लिया। अब देखो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, इधर l की पावर हो गया a प्लस c, इनको ऐड कर दिया, m की पावर b और t की पावर -2c।
अब दोनों साइड अगर पावर्स को हम कंपेयर करें तो a प्लस सी यानी लेंथ की पावर 0 हो गई है, और मास की पावर b है, यहाँ मास की पावर 0 है तो b की वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी। टाइम -2c और +1, ये +1 है तो c की वैल्यू हो गई -1/2। अब यहाँ पे c की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है। अब ये जो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था उस बॉक्स में इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं कि L की पावर a यानी 1/2, मास की पावर 0 और g की पावर -1/2। तो k L की पावर 1/2, मास की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे g की पावर 1/2। पावर नेगेटिव में है तो उसको रेसिप्रोकल में लिख दिया। पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं k रूट में L/g, दोनों को एक साथ लिख दिया एक ही रूट में। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके हम फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी यहाँ पे टाइम पीरियड, लेंथ और जी तीनों के बीच में हमने रिलेशन तो डिराइव कर ली है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का, डायमेंशन का ये ड्रॉबैक है। तो डायमेंशन के ड्रॉबैक भी एक नंबर में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो ये कि हम जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव कर रहे हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर दे रखी है, मतलब किसी दो क्वांटिटी का हमें डायमेंशन दे रखा है, जैसे मान लो टॉर्क का डायमेंशन दिया है, टॉर्क का है ml2t-2 और वर्क का ml2t-2, तो दोनों का डायमेंशन सेम है। तो इन दोनों डायमेंशन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वर्क का कौन सा है और टॉर्क का कौन सा है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला को देखकर हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी है। यानी कि दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, जैसे मान लो इसमें क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स तुम सभी लोगों ने पढ़ाई है, तो मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो m मास का है और वो v की स्पीड से मूव कर रहा है r रेडियस पे। तो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट जिस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता। सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर नहीं पता। सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर भी नहीं पता। अपनी मर्जी से हमने ले लिया, तीनों को एक साथ कर देंगे, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। सबका डायमेंशन पुट कर देंगे और डायमेंशन में से कांस्टेंट को हटा देंगे। फोर्स का mlt-2 रट्टा मार लो, मास का m ही रहेगा, वेलोसिटी का lt-1 और r लेंथ है, लेंथ का c, mlt-2 और यहाँ पे आ जाएगा m की पावर a, l की पावर यहाँ से तो b आएगा और यहाँ से c आएगा और t की पावर यहाँ से -b आएगा। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और b प्लस c की वैल्यू 1 और -b की वैल्यू -2। टाइम को कंपेयर करेंगे तो यानी b की वैल्यू तो सीधा सीधा हमें 2 पता चल गई है। अब b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब यहाँ पे हमने बॉक्स नहीं बनाया, अब बनाते हैं यहाँ पे बॉक्स। तो इस बॉक्स में सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है कि m की पावर a, m क्या है, a1 है तो m की पावर 1 और b2 है तो v की पावर 2 और r, तो ये हो जाएगा k m v²/r। तो यहां से ये कांस्टेंट वैसे तो 1 होता है, पर इस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया। इसके बाद कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है। न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। तो MKS सिस्टम क्या होता है, MKS में मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड, CGS में C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो हमें MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो यहाँ पे N1 क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट, और U क्या है, यूनिट पार्ट। तो किसी एक यूनिट को अगर दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है N और U का। N और U चेंज हो जाते हैं पर इनका प्रोडक्ट
का मतलब वही रहता है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का मतलब है। जैसे यहाँ पे 1 मीटर में N1 1 है और U1 मीटर है। यूनिट को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यूनिट हो गई सेंटीमीटर और न्यूमेरिकल पार्ट हो गया 100। तो दोनों का मतलब सेम है पर दोनों का न्यूमेरिकल पार्ट और दोनों की यूनिट पार्ट अलग अलग है। 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। अब यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, N1 U1 और N2 U2 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो N1 की जगह 1 लिख दिया है और U1 की जगह ये डायमेंशनल फॉर्मूला में सब में 1 लगा दिया है, तो U1 की जगह सब में 1 आ गया है, इक्वल्स टू N2 और U2 में इन सभी में 2 2 2 लगा दिया है। अब ये पूरा यहाँ पे डिवाइड में आएगा, इनको अलग अलग कर दिया। ऊपर MKS था, नीचे CGS है, तो M इसको लिख दिया kg, इसको मीटर, ये सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, kg को लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड से सेकंड तो पहले ही कट गया था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम, तो 10⁵ आ गया N2, यानी कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे बोल दिया जाए 5 न्यूटन, तो हमें बस क्या करना है, N1 को 5 से रिप्लेस कर देना है, N1 को 5 से रिप्लेस कर देना है, हर जगह 5 आ जाएगा, बस ये एंड में 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 5 न्यूटन में 5 इंटू 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते थे, 5 न्यूटन में 5 इंटू 10⁵ डाइन होते हैं। सिमिलरली यहां पर तो हमने किया कन्वर्ट 1 न्यूटन या 5 न्यूटन इंटू डाइन जो भी है, सेम ऐसे ही आता है कन्वर्ट, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, 1 जूल इंटू अर्ग्स। कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग्स में, जूल वर्क की यूनिट है, अर्ग भी वर्क की ही यूनिट है, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, यानी MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये चीज मैंने दोबारा वही एग्जांपल दे रखा है, N1 U1 और N2 U2 सेम होते हैं, और 1 जूल इज यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ पे वर्क लिख देते हैं। 1 जूल जो है वो वर्क की यूनिट है, तो यहाँ पे वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 और T-2, तो बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ml2 T-2 सेम यही यहाँ पे डिवाइड में आ गया, इनको अलग अलग कर दिया, तो ये L1/L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मास को kg, नीचे वाले मास को ग्राम, ऊपर वाले लेंथ को मीटर, नीचे वाले को सेंटीमीटर, ऊपर वाले टाइम को सेकंड, नीचे वाले टाइम को भी सेकंड, और kg को 1000 ग्राम, इसको 100 सेंटीमीटर लिख दिया है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1000 और वो 10,000, 1000 इंटू 10,000, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁷ आएगा। तो यानी कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग्स होते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना या न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना।